हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट पॉइंट। प्रीवियस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 25 तक डिस्कस कर चुका था। आज के वीडियो में मैं 26 के आगे डिस्कस करने जा रहा हूं। सो देखा जाए 26 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। 2024 के क्वेश्चन पेपर में क्या पूछे गए थे, लिखा गया इफ टू प्लेन्स, मतलब दो प्लेन्स दिया गया है और दोनों प्लेन्स के बारे में क्या बोला गया, इफ टू प्लेन्स मतलब दो प्लेन का इक्वेशन दिया गया है। ये 2x minus 4y plus 3z equal to 5 and x plus 2y plus lambda z equal to 2 are mutually perpendicular to each other। तो लैम्डा का वैल्यू पूछा गया था, मतलब ये दोनों प्लेन जब आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो देखो जब दो प्लेन परपेंडिकुलर होते हैं तो लिखा जाता है a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 इक्वल टू लिखे जाते हैं 0। a1 मतलब कोफिशिएंट ऑफ x, मतलब आप लिख सकते हैं यहाँ से 2 इंटू 1 प्लस बी मतलब लिख सकते हो आप यहाँ से -4 इंटू बी टू कितना हो गया 2 प्लस सी वन कौन सा हो गया 3 इंटू लिख दो आप लैम्डा इक्वल टू 0 हो गए। मतलब यहाँ से लिखा जा सकता है 2 माइनस 8 प्लस 3 लैम्डा इक्वल टू 0। मतलब यहाँ से लिखा जा सकता है 3 लैम्डा इक्वल टू 6, मतलब लैम्डा का वैल्यू होगा आपका 2, हेंस द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज 2। यानी कि देखा जाए ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर होने वाला है। उसके बाद देखा जाए क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दिया गया था, बोला गया इफ द लाइन, मतलब दो लाइंस के बारे में बोल रहा है कि इफ द लाइन, मतलब कि एक लाइन का इक्वेशन दिया गया है इज पैरेलल टू द लाइन, मतलब कि ये वाला लाइन, ये लाइन 1 है और ये लाइन 2 है, दोनों लाइन एक दूसरे का पैरेलल है। तो पूछा गया कि व्हाट इज द कंडीशन। तो जब हम लोग जानते हैं अगर जब दो लाइन पैरेलल होता है तो लिखा जाता है a1 बाई a2 इक्वल टू लिखे जाते हैं b1 बाई b2 इक्वल टू लिखा जाता है c1 बाई c2 लिखा जाता है। मतलब a1 मतलब इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो देखा जाए तो a बाई 8 मतलब 5 इक्वल टू लिख सकते हो आप b बाई 3 इक्वल टू लिखा जा सकते हैं c बाई 2। मतलब देखा जाए कि ऐसा कहाँ लिखा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी फिर से सही है। इसके बाद देखा जाए 28 नंबर क्या दिया गया है, बोला गया है इफ द लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन, मतलब लाइन इस बार जो देखो पहले वाला क्वेश्चन में अगर बात किया जाएगा तो लाइन और दो लाइंस दिए हुए थे या तो दो प्लेन, तो दो लाइन या तो दो प्लेन जब पैरेलल होते हैं तो उसके लिए लिखा जाता है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। लेकिन यहाँ पर अगर बात किया जाए तो लाइन और प्लेन है, तो लाइन और प्लेन जब आता है तो उल्टा होता कंडीशन, यानी कि जो पहले हम लोग परपेंडिकुलर पढ़े थे वो यहाँ पर चला जाएगा। मतलब यहाँ से आप लिख सकते हो दोनों पैरेलल है तो पैरेलल है तो यहाँ पे परपेंडिकुलर वाला लिखना है, यानी कि a1 इंटू लिखा जाए a2 प्लस लिख सकते हो आप b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 का वैल्यू लिखा जाएगा 0। जब लाइन और प्लेन रहेगा तब इस तरह से लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखा जाए 29th नंबर, 29th में क्या दिया गया है, बोला गया है कि इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ x टू 18 x इज इक्वल टू 6 टू 18 6 लिखा गया था, तो पूछा गया था कि x का वैल्यू क्या होगा, है ना। तो यानी कि दोनों डिटर्मिनेंट आपस में इक्वल हैं, तो पूछा गया है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। सो देखो पहला डिटर्मिनेंट लिखा गया था x2 और लिखा गया है 18x इज इक्वल टू लिखे गए थे आपका 6 2 और यहाँ लिखा गया है 18 और लिखा गया था 6। तब आप क्या करो x इंटू एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू आप लिख सकते हो 36 माइनस 36, दोनों कैंसिल आउट हो गए। मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36, मतलब x का वैल्यू लिखा जा सकते हैं प्लस माइनस रूट 36, मतलब x का वैल्यू लिखा जा सकता है प्लस माइनस 6, हेंस द वैल्यू ऑफ x इज प्लस माइनस 6, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखा जाए 30 नंबर में क्या दिया गया था, इंटीग्रेट करने के लिए बोला गया, ठीक है। तो इंटीग्रेशन पूछा गया है, आपको इंटीग्रेट करने के लिए दिया गया था इंटीग्रेशन ऑफ √1 माइनस साइन 2x dx लिखे गए। सो इसे कैसे आप इंटीग्रेट करोगे, तो देखो इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर जो लिखा गया था क्वेश्चन उसके मैं लेकर चलूँ तो लिखा गया √1 माइनस साइन 2x dx लिखा गया था, ठीक है। तब देखो आप 1 के जगह पर लिखा जा सकता है, लिख सकते हो आप cos स्क्वायर ऑफ x प्लस साइन स्क्वायर ऑफ x, ऐसा इसलिए क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, माइनस साइन 2x जब आप लिख सकते हो 2 साइन x इंटू लिखा जा सकता है cos x का होल dx। चलो अब देखो तो यहाँ से लिखे जा सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब ओवरऑल यहाँ से लिखा जा सकता है अंडर रूट cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर इंटू लिखे जा सकते हैं dx। मतलब ओवरऑल यहाँ से आ गया आपका
cos x माइनस sin x dx लिखा गया। मतलब cos x का डिफरेंट इंटीग्रेशन लिखा जाता है sin x, तो sin x लिखा जाए, और sin x का लिखा जाता है माइनस cos x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस cos x प्लस c। मतलब देखा जाए कैसा कहाँ लिखा गया। ऑप्शन नंबर ए इज आवर राइट आंसर। इसके बाद देखा जाए 31 नंबर में क्या दिया गया है। 31 नंबर में देखा जाए क्या बोला गया कि ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू पूछा गया था। एक डिटर्मिनेंट लिखा गया और इसका वैल्यू पूछा गया है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट क्या लिखा गया था, x लिखा हुआ है, x प्लस 1, और लिखा गया था x माइनस 1, और लिखे हुए थे x। तब आप क्या करो, दोनों को मल्टीप्लाई, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस लिखे जा सकते हैं x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, मतलब ओवरऑल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, मतलब ओवरऑल लिख सकते हो आप एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, दोनों कैंसिल आउट हो गए, यानी कि वैल्यू आ गया इसका 1, हेंस द वैल्यू इज 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखा जाए 32 नंबर क्या दिया गया है, इफ द स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन, स्टार जो है वो एक बाइनरी ऑपरेशन लिखा गया था। इफ द ऑपरेशन स्टार इज डिफाइंड एज ए स्टार बी, मतलब लिखा गया है ए स्टार बी का जो वैल्यू लिखा गया है वो लिखा गया 2a प्लस बी। तब आपसे पूछा गया था कि 2 स्टार 3 के बारे में बात किया जाए, तो पहले 2 स्टार 3 फाइंड आउट किया जाए। तो 2 स्टार 3 मतलब आप देखो तो कंपेयर करोगे तो ए का जगह पर लिखा सकता है 2, और बी के जगह पर देख सकते हो आप 3 लिखा गया है। तो 2 स्टार 3 का वैल्यू क्या आएगा, तो 2 इंटू 2 प्लस लिख दो आप 3, मतलब इसका वैल्यू आ गया 4 प्लस 3 विच इज इक्वल टू हाउ मच 7। अब फिर से क्या पूछा गया, 2 स्टार 4 पूछा गया था, मतलब 2 स्टार 3 फिर से पूछा गया है, स्टार लिखा गया था 4, मतलब 2 स्टार 3 का वैल्यू है 7 स्टार है, अब लिख दो 4, ठीक है। मतलब अब फिर से अब ए के जगह पर लिख दो कितना, ए के जगह लिखे जाएंगे 7, यानी कि 7 है ना, सॉरी है ना, लिख सकते हो आप 2 इंटू 7 प्लस 4, ठीक है, यानी कि यहां से लिखा जा सकता है 14 प्लस 4, यानी कि इसका वैल्यू आ गया आपका 18, यानी कि हमारा राइट आंसर होगा 18 नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखा जाए 33 नंबर में क्या दिया गया था। 33 नंबर में देखिए पूछा गया इस का डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो देखो बिना एक्सपेंशन की हम लोग को कोशिश करना है सॉल्व करने के लिए। देखिए डिटर्मिनेंट पूछा गया था, एक्चुअली में हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी 2 रो या तो 2 कॉलम आइडेंटिकल होता है तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। इफ एनी 2 रो और एनी 2 कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन इट्स वैल्यू 0, मतलब अगर 2 रो या 2 कॉलम अगर आइडेंटिकल होता है उसका वैल्यू लिखा जाता है 0, यानी कि अब मैं अगर बात करूं यहां से तो देखो अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए, मतलब यहाँ पे एक ऑपरेशन आप परफॉर्म कर दो कि C1 इज चेंज्ड बाय C1 प्लस C2, ठीक है। तो जब आप कन्वर्ट करोगे तो क्या लिखे जा सकते हैं, ऐड करो इसमें, तो लिखे जा सकते हैं यहाँ से -1, और यहाँ से आप लिख सकते हो फिर से -1, और यहाँ से लिखा जा सकता है आपका 4 और -4 एक्चुअली में, और यहाँ से लिख सकते हो आप 1 1 4, और यहाँ लिखा गया -2 -3, और क्या लिखे गए आपका -9 एज इट इज रह गया। -1 जब कॉमन लिया जाएगा तो यानी कि -1 जब आप बाहर निकालोगे तो यहाँ से लिखे जा सकते हैं 1 1 4 1 1 4 -2 -3, और लिखे गए थे -9। चलो आप देखो तो यहाँ पर C1 और C2 आइडेंटिकल, इसलिए इसका वैल्यू हो गया 0, यानी कि कहा जा सकता है कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही आंसर होने वाला है। उसके बाद देखा जाए 34 नंबर में क्या दिया गया था। 34 नंबर में देखा जाए पूछा गया है कि इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, ठीक है। तो देखो मैं अगर बात करूं तो इसका एक बार एक्सपेंशन करके देख लिया जाए कि इसका डिटर्मिनेंट क्या आने वाला है, ठीक है। चलो आप एक्सपेंड कर लो, तो यानी कि 3 इंटू, जब आप 3 लिखोगे तो ये और ये ढक जाता है, यानी कि आप लिख सकते हैं यहाँ से 1, और लिखे जा सकते हैं यहाँ से +6, ठीक है। इसके बाद लिखोगे आप -+4, यानी कि +4 लिख दो आप, तो 4 लिखोगे तो दोनों ढक गया, यानी कि लिख सकते हो आप यहाँ से 1, और लिखे जा सकते हैं यहाँ से +4, फिर लिखे जा सकते हैं यहाँ से +5 इंटू लिखे जा सकते हैं 3 - 2, मतलब ओवरऑल इसका वैल्यू आ गया 3 इंटू 7 दैट इज इक्वल टू 21, और यहाँ से लिख सकते हो आप 20, और यहाँ से लिखा जा सकता है 5 इंटू 1, मतलब ओवरऑल इस बात किया जाएगा तो 21 प्लस 5 यानी कि 20, एक्चुअली में यहाँ पे 20, यानी कि इसका वैल्यू आ गया आपका है ना 46, यानी कि इसका वैल्यू होगा 46। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। उसके बाद देखा जाए 35 नंबर में क्या दिया गया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है,
जब स्केलर मल्टीप्लाई किया जाता है तो सेम नंबर से हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है, यानी कि 5 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो सारे एलिमेंट्स में 5 से मल्टीप्लाई होने वाले हैं, यानी कि लिखाएगा यहाँ पे 25, यहाँ 30 और यहाँ 35 और यहाँ से लिख सकते हो आप 40। तो देखा जाए कैसा ऑप्शन कहाँ है, 25, 30, 35 और 40, मतलब ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखा जाए, इसका देखा जाए 36 नंबर। 36 नंबर में क्या दिया गया है, बोला गया है कि एफ सच दैट, मतलब कोई फंक्शन एफ है वो इस तरह से है कि एफ सच दैट ए इक्वल टू बी विल बी ऑनटो। तो ऑनटो किसे कहा जाता है, ऑनटो मतलब सेट बी सारा का सारा यूज होना चाहिए। मतलब अगर मैं बात करूं सेट ए है और ये सेट बी है, अगर ये ए है और ये सेट बी है, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूं ए बी सी लिखा गया है और यहाँ डी ई और एफ है, ठीक है, तो अगर मान लिया जाए कि ए इसे यूज कर लेता है, बी से ए खत्म हो जाता है, सी से एफ खत्म हो जाता है, तो देखो सेट बी सारा का सारा यूटिलाइज हो जाता है, ठीक है। अगर सेट बी का सारा एलिमेंट अगर यूटिलाइज हो जाता है तो उसे बोला जाता है ऑनटो फंक्शन। और ये कब संभव है, जब एफ ए का वैल्यू जो होगा दैट विल इक्वल टू हाउ मच बी, एफ ए का वैल्यू होगा बी के बराबर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारे लिए सही आंसर होने वाला है। उसके बाद देखा जाए 37 नंबर में क्या बोला गया था, इफ ए इक्वल टू, मतलब कोई मैट्रिक्स ए है उसके बारे में बात किया जा रहा है। इफ ए इक्वल टू, मतलब ए इक्वल टू लिखा गया था ए आई जे और यहां से लिखा गया था एम बाई एन इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा, जब इसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम आपस में इक्वल होते हैं, मतलब m बराबर n होना चाहिए। नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम अगर इक्वल होता है तो उसे बोला जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होने वाला है। उसके बाद देखा जाए 38 नंबर। तो 38 नंबर में दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए बोला गया था, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन में क्या दिए गए थे, लिखा गया था -3 और लिखा हुआ था 5 और यहाँ लिखा गया था 2 को मल्टीप्लाई करना था 1, 6 और -4 के साथ। चलो आप देखो तो फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर देखा जाए, फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर चेक करोगे आप तो ये जो लिखा गया है इसमें 3 रो है, मतलब 3 बाई आप लिख सकते हो 1, ठीक है, 3 रो है, 1 2 3 रो 1 कॉलम। और यहाँ पर अगर बात किया जाएगा तो ये जो मैट्रिक्स आप देख रहे हो वो 1/3 है, मतलब मल्टीप्लाई होगा समझो कि 1 से 1 कैंसिल हो जाता है, मतलब 3/3 लिखाने वाला है, 3/3 मैट्रिक्स लिखाएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखते हुए मल्टीप्लाई करना है। तब आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई किया जाए रो 1 को कॉलम 1 के साथ, मतलब आप लिख सकते हो -3, फिर रो 1 को मल्टीप्लाई किया जाए कॉलम 2 के साथ, रो 1 को मल्टीप्लाई किया जाए कॉलम 2 के साथ, तब आप लिख सकते हैं यहाँ से -3 -18, फिर यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे आप यहाँ से लिखे जा सकते हैं 20, फिर 5 से मल्टीप्लाई करोगे 5 और यहाँ से लिखे जाएंगे 30 और यहाँ से लिख सकते हो आप -20, फिर सॉरी यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे लिखे जाएंगे 12, तो इसके बाद 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है 2 12 और लिखे जा सकते हैं -8, यानी कि देखा जाए कि ऐसा कहाँ लिखा गया है 3 -3 18 12 5 30 -20 और 2 12, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही आंसर होगा। उसके बाद देखा जाए 39 नंबर में क्या बोला गया है कि कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, कोई मैट्रिक्स दिया गया है ए और ए का जो वैल्यू लिखा गया है दैट इज इक्वल टू हाउ मच, ए लिखा गया 1 0 और सॉरी लिखा गया था 0 1 और लिखा गया है 1 0। तब आपसे पूछा गया है कि a के पावर 5 का वैल्यू क्या होगा, a टू द पावर 5 का वैल्यू क्या होगा। एक्चुअली में अगर आइडेंटिटी होता तो यहाँ पे 1 1 0 0 होता, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। तब आप क्या करो, पहले ए स्क्वायर फाइंड आउट कर लो। क्या फाइंड आउट किया जाए, ए स्क्वायर। चलो आप ए स्क्वायर फाइंड आउट करो, मतलब 0 1 1 0। चलो देखो यानी कि ए स्क्वायर सेम को सेम के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है और यहाँ पे लिख दोगे आप 1 0। चलो आप मल्टीप्लाई करके देख लो एक बार, तो मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आप लिख सकते हो यहाँ से 0 × 0 0, ठीक है, यानी कि रो इंटू कॉलम। तब आप यहाँ से लिख सकते हो +1 और सिमिलरली यहाँ से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो लिखे जा सकते हैं 0 और यहाँ से लिखे जा सकते हैं आपका 0, ठीक है। और फिर से अगर मैं बात करूँ फर्दर तो यहाँ से आप लिख सकते हो क्या, यहाँ से लिखा जा सकता है 0 और फर्दर अगर बात किया जाएगा तो लिख सकते हो आप यहाँ से 0 + 0। फिर से अगर बात करूँ तो यहाँ से लिखे जा सकते हैं 1 और यहाँ से लिखा जा सकता है आपका 0। मतलब ओवरऑल अगर बात किया जाएगा तब आप लिख सकते हैं यहाँ से 1 0 0 और यहाँ से क्या आ गया 1, मतलब एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। दिस इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए स्क्वायर का वैल्यू जो है वो आई के बराबर आया, मतलब ए क्यू का जो वैल्यू आएगा वो ए के बराबर आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब आप ए स्क्वायर इंटू आई करोगे इसका वैल्यू लिखा जा सकता है ए, मतलब जब ऑड पावर होगा तो वैल्यू आएगा ए, जब ऑड पावर होगा तो वैल्यू क्या आएगा
ए आएगा, लेकिन जब इवन पावर होगा तो वैल्यू क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आने वाला है। यानी कि इसका जो वैल्यू होगा वो चेंज नहीं करेगा, जो मैट्रिक्स था वही रह जाएगा। यानी कि अब आप देखो तो कौन सा ऐसा लिखा गया, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही आंसर होगा। उसके बाद देखा जाए, बोला गया है कि इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे लिखा जाता है, तो एडजॉइंट जब लिखना होगा मैट्रिक्स को तो हम लोग क्या करते हैं कि डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज करते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट का साइन चेंज कर दिया जाता है। मतलब आप इसे इंटरचेंज कर दो, तब आप लिख दोगे यहाँ पे 2 और यहाँ पे लिख दोगे आप 3, ठीक है। इंटरचेंज ये यहाँ स्विप कर जाएगा और इसका साइन चेंज, तो +5 और यहाँ से लिख दोगे आप +1। यानी कि देखा जाए कि ऐसा कहाँ लिखा गया है, 2513, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही आंसर होगा। उसके बाद देखा जाए, इसके बाद 41 नंबर देखा जाए, क्या बोला गया है, बोला गया स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। मतलब कि एक इक्वेशन दिया गया था, इक्वेशन क्या दिया गया था, y इक्वल टू लिखा गया 2x² + 3 sin x, ठीक है ना। इसका पूछा गया स्लोप ऑफ द कर्व एट x = 0, मतलब एट x = 0 पर स्लोप ऑफ कर्व क्या होगा। तो स्लोप फाइंड आउट करने के लिए हम वो लोग डिफरेंशिएट करते हैं, dy/dx का जो वैल्यू होता है वो स्लोप ऑफ कर्व देता है, ठीक है। dy/dx फाइंड आउट कर लो, मतलब आप लिख सकते हैं यहाँ से 4x और sin x का डिफरेंशिएशन लिखा जा सकता है cos x, मतलब 3 cos x लिखे जा सकते हैं। अब x जबर 0 रख दो, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ dy/dx एट x = 0 = 4 × 0 प्लस लिखे जा सकते हैं 3 × cos 0, मतलब 4 × 0 0 हो गया, तो 0 + 3 मतलब आपका ओवरऑल वैल्यू आ गया 3, यानी कि हमारा राइट आंसर होने वाला है 3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखा जाए 42 नंबर, क्या बोला गया है, बोला गया है कि द रेट चेंज ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल, मतलब एक सर्कल है, द रेट चेंज ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस एट r = 2 सेंटीमीटर इज, मतलब रेट चेंज ऑफ है ना, एरिया क्या होगा, रेट चेंज ऑफ एरिया क्या होगा जब रेडियस 6 सेंटीमीटर होता है। देखो एरिया ऑफ सर्कल लिखा जाता है πr², चलो आप डिफरेंशिएट कर लो विथ रिस्पेक्ट टू एरिया, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, मतलब da/ लिखे जा सकते हैं dr = लिख सकते हो पाई कांस्टेंट है, यहां से लिखे जा सकते हैं 2r, मतलब आप पूछा गया था आपसे da/dr एट व्हेन, जब रेडियस का वैल्यू कितना होने वाला है, रेडियस का वैल्यू होने वाला है 6, तब आप 6 रख दो यहाँ पे, तो 6 × 2 यानी कि 12 पाई, यानी कि 12 पाई। तो देखा जाए कैसा कहाँ लिखा गया, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखा जाए 43 नंबर में क्या बोला गया है, इफ इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब हम लोग जानते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से लिखा जाता है कि PA/B = लिखा जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय लिखे जाते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। और जब इंडिपेंडेंट इवेंट होता है तो यहां से लिखा जाता है कि लिखा जाता है PA × PB = लिखे जाते हैं यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिखा जाता है। देखा जाए कहाँ से कहाँ लिखा गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखा जाए क्या बोला गया था, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए किंग फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड, मतलब 52 कार्ड में से एक कार्ड किंग, द किंग कितने कार्ड कितने होते हैं 4, डिवाइडेड बाय द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए किंग, मतलब किंग, द किंग 4 हो गया, डिवाइडेड बाय टोटल कार्ड मतलब 52, यानी कि दोनों को कट कर दो तो इसका वैल्यू आ गया 1/13, यानी कि आपका राइट आंसर होने वाला है ए। इसके बाद देखा जाए 45 नंबर में क्या दिया गया था, 45 नंबर में दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो दिया गया है दैट इज इक्वल टू हाउ मच 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अगर बात किया जाएगा तो वो दिया गया था 1/4। उसके बाद क्या बोला गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया गया है 1/5। तब आपसे पूछा गया था प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर इक्वल टू लिखे जाते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई, देखो जो डिनोमिनेटर में यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखा जाता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना था 1/5 डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब 1/3, मतलब इसका वैल्यू लिखा जा सकता है 3/5, यानी कि हमारा राइट आंसर होगा 3/5। उसके बाद देखा जाए 46 नंबर देखा जाए, 46 नंबर में क्या दिया गया था,
दिया गया एक क्वाइन इज टॉस 10 टाइम्स, मतलब एक क्वाइन को 10 बार उछाला जाता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 6 हेड, मतलब कि हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो देखो, तो अगर मैं बात करूं एक क्वाइन अगर टॉस किया जाता तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड को हम लोग लिख देंगे, जिसके बारे में क्वेश्चन बोलता है उसको बोलते हैं पी से लिखा जाता है। मतलब कि पी का जो वैल्यू हो गया दैट इज इक्वल टू 1/2, और प्रोबेबिलिटी हेड ना आने का प्रोबेबिलिटी क्या होता, तो हेड ना आने का प्रोबेबिलिटी लिखा जाता है 1/2, और हम लोग जानते हैं कि लिखा जाता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से, लिखा जाता है पी एक्स इज इक्वल टू लिखे जाएंगे यहां से कितना, पी एक्स इक्वल टू लिख दो आप यहां से 10 इज इक्वल टू, सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट इज इक्वल टू लिखा जाता है NCR, P के पावर लिखा जाता है R इनटू लिखे जाते हैं Q के पावर N-R लिखा जाता है। ठीक है, मतलब NCR, तो NCR मतलब क्या लिख सकते हो, 10C कितने टाइम्स उछलाया गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 6 हेड, मतलब कि 10 6 प्रोबेबिलिटी ऑफ, मतलब कि पी का वैल्यू क्या हो गया 1/2 के पावर 6 इनटू लिख सकते हो 1/2 के पावर लिखे जा सकते हैं 4, मतलब ओवरऑल लिख सकते हो आप 10C6 1/2 के पावर 10, यानी कि देखा जाए कि ऐसा कहां लिखा गया है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखा जाए 47 नंबर में क्या दिया गया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन भी दिया गया इस बार, तो इंटरसेक्शन पूछा गया था। ठीक है, तो आप देखो एक फॉर्मूला होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इजकल टू लिखा जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिखा जाता है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना दिया गया, 7/11 इजकल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो गया 6/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो गया 5/11 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब आप लिख सकते हैं यहां से लिखा जा सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू लिखे जा सकते हैं 6/11 प्लस 5/11 माइनस लिख सकते हो आप 7/11, मतलब ओवरऑल अगर बात किया जाएगा तो 11 LCM, तब आप लिख सकते हैं यहाँ से 6 + 5 - 7, मतलब 11 - 7/11, मतलब ओवरऑल लिख सकते हो आप 4/11, यानी कि 4/11, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही आंसर होगा। उसके बाद देखा जाए 48 नंबर में द इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन, मतलब एक्स वाई प्लेन, तो एक्स वाई प्लेन में जेड 0 होता है, इसलिए जेड इक्वल टू 0, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखा जाए 49 नंबर में क्या दिया गया है, बोला गया है द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड, मतलब जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, तो यानी कि इस पर x0/0 और z का वैल्यू कितना होगा 1, यानी कि लिखा जा सकता है ना 001। ठीक है, उसके बाद देखा जाए 50 नंबर में क्या दिया गया था, बोला गया है कि दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस पूछा गया था, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, मतलब यहां से फॉर्मूला लिखा जाता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस लिखोगे आप y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस लिखे जाते हैं z2 - z1 का होल स्क्वायर, मतलब अब आप क्या करोगे 1 में से 4 घटा लो, यानी कितने लिखे जा सकते हैं 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस आप लिख सकते हो यहाँ से -1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से लिख सकते हो आप -5 - 7 का होल स्क्वायर, मतलब ओवरऑल आप लिख सकते हो 1 - 4 मतलब 3 9 हो गया, और यहाँ से आप लिख सकते हो 4 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 16, और यहाँ से 12 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 144, मतलब ओवरऑल आ गया 169, और 169 का वैल्यू आ गया 13, इसलिए 13 यूनिट, यानी कि हमारा ऑप्शन है ना ए जो है वो राइट आंसर होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 के बाद हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, और देखा जाएगा मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन के साथ।